वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। तो लास्ट लेक्चर तक हम डिस्कस कर रहे थे कि मैट्रिक्स के ऑपरेशन के बारे में। तो उसी में हमने स्टार्ट किया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कि किस तरह से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और कब जो है दो मैट्रिक्स कॉन्फर्मेबल होती हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। कॉन्फर्मेबल मतलब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कब जो है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होता है, कौन से केसेस में वो जो है पॉसिबल होता है। तो उसके लिए हमने ये एग्जांपल भी देखा था। तो आज जो है इसी कुछ प्रॉपर्टी और किस तरह से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस को, वो हम आज जो है देखेंगे। तो हाँ, लास्ट लेक्चर में जब हमने डिस्कस किया था कि कब जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी, तो हमने ये बताया था कि मैट्रिक्स ए और बी अगर मल्टीप्लाई हमको करनी है, तो मैट्रिक्स ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो अगर मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाती है, तभी जो है मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक पर हम देखते हैं बी मैट्रिक्स है और एक ए मैट्रिक्स है ना। इसका जो हमें ऑर्डर दिया है वो कितना दिया है, 2x1 दिया है, और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दिया है 4x2 दिया है। तो मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम हमको दिख रहे हैं 1, सॉरी। हाँ, मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ कॉलम कितने दिख रहे हैं हमको 1, और मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रो कितनी दिख रही है हमको 4। तो क्या यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन हमारा पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ कॉलम है वो मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। अब अगर मैट्रिक्स ए और बी है, ए का ऑर्डर 6x2 है और इसका 6x3 है, तो इस केस में भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है। जब तक ये इक्वल नहीं होगा तब तक यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो अब इस केस को देखते हैं। हमारे पास ए और बी है, ए का जो ऑर्डर है वो 2x3 है और बी का जो ऑर्डर है वो 3x2 है। द नंबर ऑफ column in A is 3 and number of rows in B is also 3. Now the multiplication of A into B is possible. The multiplication A into B is पॉसिबल। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमको मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर कितना होगा, ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि जो कॉमन है उसको हम काट देते हैं, और जो बचा है वो कितना बचा है, 2x3। तो जो मैट्रिक्स सी होगी उसका ऑर्डर 2x2 हमको मिलने वाला है। तो अब मल्टीप्लिकेशन करते किस तरह से हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी दिख रही है आपको, 2, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 3, और इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें, 2। तो सबसे पहले कॉन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, बिल्कुल है। ये और ये थ्री मैच हो गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और मल्टीप्लाई होकर के जो मैट्रिक्स आएगी कितने ऑर्डर की आएगी, इसको हटा देंगे तो 2x2 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, जो कि मिल भी रही है। अब ये देखते हैं कि मल्टीप्लाई किया किस तरह से जाता है। तो हमको क्या करना होता है कि जो मैट्रिक्स पहले लिखी हुई है उसकी एक रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं जो मैट्रिक्स बाद में लिखी है उसके कॉलम के साथ में, और कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते जाते हैं। जैसे हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे A11 की B11 में, तो क्या आएगा, A11 इंटू B11, ये लिखा है। उसके बाद प्लस करेंगे A12 की मल्टीप्लाई B21 में, है ना, इनके मल्टीप्लाई। तो A12 की मल्टीप्लाई B12 में, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऐड किया गया है। इसके बाद थर्ड एलिमेंट है A13 और उसकी मल्टीप्लाई B31 से, ये A13 और B31 से मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर दिया। और इनको ऐड करके हमने मान लिया कि कोई एलिमेंट आ रहा है C11, और वही C11 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट इसी रो को हम रख के रखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई अब हम इसके सेकंड कॉलम यानी कि इससे कराएंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, A11 की मल्टीप्लाई B12 से हो जाएगी, A11 की मल्टीप्लाई B12 से हो जाएगी, A12 की मल्टीप्लाई B22 से हो जाएगी। ये इस तरह से आगे भी हम करेंगे, और इसको हमने मान लिया कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो C12 आएगी, तो इसको हमने C12 की पोजीशन में रख दिया। अब इसी तरह से हम सेकंड रो को यहाँ से लेंगे और सेकंड रो की मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम से कराएंगे, यानी कि इससे। तो हमको ये एंट्री मिल जाएगी और इसका नाम हमने दे दिया C21, और C21 हमने यहाँ लिख दिया। अब इस रो के मल्टीप्लाई इस कॉलम से जब कराएंगे तो हमको ये एलिमेंट्स मिलेंगे, और इसका नाम हमने C22 दे दिया है और हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो अब और फर्दर जो है वो मल्टीप्लिकेशन
पॉसिबल नहीं है और नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के बाद। और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में जितने एलिमेंट होने चाहिए यानी कि 4, वो हमको मिल भी रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल्स से भी हम आगे जो है समझेंगे। ये देखिए, तो हम करेंगे क्या, इस एलिमेंट के मल्टीप्लाई इस एलिमेंट से, तो ये लिख दिया। फिर प्लस इस एलिमेंट के मल्टीप्लाई इस एलिमेंट से, ये लिख दिया। फिर प्लस इस एलिमेंट के मल्टीप्लाई इस एलिमेंट से, और हमने ये लिख दिया। और हमने इसको कहाँ लिखा, फर्स्ट पोजीशन में। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसके 1 1 पोजीशन में हमने इसको लिख दिया। अब इस ही रो को रखेंगे और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के मल्टीप्लाई 8 में हो जाएगी, ये मिल जाएगा। अब 2 के मल्टीप्लाई फिर 2 में हो जाएगी, तो हमें 2 क्रॉस 2 मिल जाएगा। 3 के मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी, तो हमें 3 इंटू 3 मिल जाएगा। और इस तरह से जो एलिमेंट हमको मिलेगा वो कहाँ रखेंगे, 1 2 पोजीशन पे रखेंगे। तो यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमने इसको रख दिया, ठीक है। अब फर्स्ट रो का काम यहाँ से इतना खत्म हो गया। अब सेकंड रो को हम देखेंगे, इस वाली रो को। अब इस वाली रो में 4 के मल्टीप्लाई हम 4 से कराएंगे, ये मिल गया। +2 के मल्टीप्लाई हम 6 से कराएंगे, ये मिल गया। 7 के मल्टीप्लाई हम 5 से कराएंगे, और ये मिल गया, ठीक है। अब और मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा A21 पोजीशन का एलिमेंट हमको मिल चुका है। कौन सी पोजीशन का, 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब फिर से इसी रो की बात करेंगे, और इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करा देंगे, तो 4 इंटू 8 कराएंगे, ये एलिमेंट मिल जाएगा। 2 इंटू 2 कराएंगे, ये एलिमेंट मिल जाएगा। 7 इंटू 3 कराएंगे, ये एलिमेंट हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इन सारे एलिमेंट को हमें ऐड और मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो एलिमेंट मिलेगा वो 31 मिल जाएगा इस केस के लिए, यहाँ 21। और इस तरह से आप ऐड और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो है इस मैट्रिक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब कुछ नोट है जो आपको याद रखने होंगे, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से आप कराओ तो वही मैट्रिक्स हमको मिलती है। तो जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमने ए मैट्रिक्स से कराई, तो हमें ए मैट्रिक्स ही मिलेगी। इसका ये एग्जांपल लिखा है, ये हम जानते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ये कोई भी मैट्रिक्स हो गई जिसका नाम हमने सपोज करो ए दे दिया। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई इस रूल से कराएंगे जो हमने अभी सीखा, तो हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगी, यही मैट्रिक्स मिलेगी ए। ये भी हमको ए मिल रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के कुछ लॉज हैं। जो एक तो हमने अभी देखा कि चाहे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप राइट साइड से कराओ या लेफ्ट साइड से कराओ, मैट्रिक्स आपको ए ही मिलेगी दोबारा, ठीक है। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ, कि ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी सी। इसका मतलब क्या हुआ, कि किसी भी ग्रुप को आप सॉल्व कर लो, तीनों की वैल्यू हमको इक्वल ही मिलने वाली है। मतलब अगर हम इसकी बात करें, तो बी और सी पे ब्रैकेट लगाए, तो पहले बी की मल्टीप्लाई सी से कराएंगे, उसका जो रिजल्टेंट होगा उसकी मल्टीप्लाई हम ए से कराएंगे। या आप क्या करा लो, पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करा लो, उसका जो रिजल्टेंट मिले उसकी मल्टीप्लाई आप सी से करा लो। तो ये दोनों चीजें आपको इक्वल मिलनी चाहिए, इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यहाँ पर फॉलो करता है, जिसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल सकते हैं या फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल सकते हैं, कि ए, और यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, है ना। ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। और सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए प्लस बी इंटू सी, जो कि हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ये भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। सी जब अंदर जाएगा तो ए के साथ जाएगा, सी जब अंदर जाएगा तो ए सी बनेगा, और यहाँ पर जाएगा तो ये बी सी बनेगा। तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यहाँ पर सेटिस्फाई होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हाँ, एक चीज़ है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए, कि जनरली ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होता है। इसीलिए यहाँ पर जब भी आप मल्टीप्लाई कराओ, आप ऑर्डर का ध्यान रखो, कि जिस ऑर्डर में एलिमेंट लिखा है उसी ऑर्डर में आपको लिखना होगा। मतलब जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे ए इंटू बी, तो आपको ए इंटू बी ही लिखना होगा, आप उसको बी इंटू ए नहीं लिख सकते, क्योंकि नॉर्मली ए इंटू बी इज नॉट इज इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता, तो ये चीज आपको ध्यान रखते हुए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लिखना होगा, ठीक है। और क्या है, हाँ, अगर a इंटू बी बराबर, हाँ, इफ a इंटू बी बराबर 0, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि a भी 0 ना हो और b भी 0 ना हो। नेसेसरीली जरूरी नहीं है कि a और b दोनों को 0 होना पड़ेगा, या किसी एक को 0 होना पड़ेगा उन दोनों के प्रोडक्ट को 0 होने के लिए। लेकिन अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, या हम रियल नंबर्स की भी बात कर लें, तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता है कि दो
नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो जीरो आ जाए बिना किसी एक के जीरो हुए हुए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें कि किसी भी दो नंबर को, यहाँ पर नंबर की बात हो रही है, मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। तो इसको एग्जांपल से हम देखते हैं। मान लिया हमारे पास में दो रियल नंबर्स ए एंड बी हैं, ठीक है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जीरो मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर कितनी कंडीशंस हो सकती हैं? यहाँ पर तीन कंडीशन ही पॉसिबल है कि ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए, सेकंड कंडीशन में बी इज इक्वल टू जीरो हो जाए, या थर्ड कंडीशन में ए और बी दोनों जीरो हो जाए, ठीक है। तो रियल नंबर के केस में तो यही तीन कंडीशंस हो सकती हैं। इसका मतलब, बोलने का मतलब ये है कि एटलीस्ट ए और बी में से कम एक को तो जीरो होना ही पड़ेगा अगर ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो जीरो आ रहा है, ठीक है, रियल नंबर के केस में। पर ऐसा जरूरी नहीं है मैट्रिसेस के केस में कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर जीरो मिल रहा है तो जरूरी नहीं है कि ए और बी में से कोई भी जीरो हो, ठीक है। ए और बी नॉन जीरो होते हुए भी इनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो सकता है, ठीक। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास में हम्म, अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी है, तो ये जरूरी नहीं है कि बी इज इक्वल टू सी होगा, ठीक है। तो इसको भी हम रियल नंबर के एग्जांपल से देखते हैं। तो मान लिया हमारे पास में इस तरह का कुछ इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। और हमें पता है कि ए और बी बिलोंग टू रियल नंबर है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से हम बता सकते हैं कि ये थ्री जो है ये कट करके हमें ए इज इक्वल टू बी मिल जाएगा, है ना। मतलब ये तीन यहाँ से कैंसिल हो रहा है और हमें ए इज इक्वल टू बी जो है वो दिख रहा है। पर ऐसा मैट्रिक्स के केस में जरूरी नहीं है कि अगर ए इंटू बी बराबर ए इंटू सी है तो हम इस मैट्रिक्स को इस तरह से कैंसिल करके बी इज इक्वल टू सी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसका भी हम आगे एग्जांपल जो है देखेंगे। तो नेक्स्ट, हाँ, तो सबसे पहले जो हमने स्टडी किया था कि ए बी नॉट जनरली इक्वल टू बी है। मतलब ए और बी सामान्यतः बी ए के इक्वल नहीं होगा। ए इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल सामान्यतः नहीं होगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल हमने किया है। तो मान लिया कोई मैट्रिक्स टी है, मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 5 0, और एक मैट्रिक्स एस दी हुई है 3 4 0 2। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं टी एस। मतलब टी को पहले लिखा, ये हमने टी लिख दिया, फिर हमने एस लिख दिया, और फिर हमने मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कराना हमने सीखा ही था। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से कराएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, है ना। अब इसी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से कराएंगे तो सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो हमें ये मैट्रिक्स यहाँ पर मिल जाती है टी एस। अगर अब हम एस टी निकालें, इसका मतलब हम एस को पहले लिखें, तो ये एस लिखा है और ये टी लिखा है। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें यूजुअल, जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं कि इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से तो ये एलिमेंट एंड सो ऑन, तो हमें ये मैट्रिक्स मिल जाती है एस टी में। तो हम देख रहे हैं कि ये और ये आपस में इक्वल नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी एस और टी एस एस टी के इक्वल जनरली नहीं होगा। सामान्यतः ये चीज नहीं होती है मैट्रिसेस के केस में, ठीक है जी। अब एक कंडीशन और है जो हमने स्टडी करी थी कि a इंटू बी इक्वल टू जीरो, नाइदर ए नॉर बी नेसेसरीली इक्वल टू जीरो। कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़े। ये हमने स्टडी किया था अभी पीछे। अब इसका एग्जांपल है। तो ये मैट्रिक्स ले ली हमने ए, ये मैट्रिक्स ले ली हमने बी, और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया जैसे मल्टीप्लाई हम कराते हैं यूजुअल मेथड से, ठीक है। और इसको आप देखोगे सॉल्व करके, मल्टीप्लाई करके, तो ये आपको जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ए भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है और बी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तब भी उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें जीरो मिल सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? तो एग्जांपल से इसको देखते हैं। मान लिया कोई मैट्रिक्स ए आपके पास ये लिखी हुई है, 2 × 3 ऑर्डर की है। इसका मतलब 2 इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम है, जो कि हमें दिख भी रहा है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए टी। और क्या मैट्रिक्स होगी वो? कि मैट्रिक्स ए की जो रो है उसको कॉलम में हम इंटरचेंज अगर कर दें तो जो मैट्रिक्स हमको मिलेगी वही हमारी ट्रांसपोज कहलाएगी ए की, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स थी, ये इसकी रो थी। इसको आपने कॉलम में लिख लेना है बस, 2 4 7। तो देखो 2 4 7 को हमने कॉलम में लिख लिया।
अगली रो को भी हमने कॉलम में लिख लिया, 5 3 1। ठीक है, तो इसका ऑर्डर अब जो है कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 2, क्योंकि इसमें अब रो हो चुकी है 3 और कॉलम इसमें नहीं है। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको कैसे हम लोग जो है डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं कि Aij = ए ट्रांसपोज जे आई फॉर ऑल आई एन जे। है ना, मतलब क्या हुआ, हमने रो को कॉलम में इंटरचेंज करा है। तो देखो ये जो है रो को डिनोट करता है, ये कॉलम को डिनोट करता है, तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे ना। तो जे आगे आ गया और आई पीछे हो गया, यानी कि जे जो है अब डिनोट करेगा रो को और आई जो है वो डिनोट करेगा कॉलम को ट्रांसपोज के केस में। ठीक। अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है यहाँ पर ट्रांसपोज की, कि ए प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज करें तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल हम लिख सकते हैं। है ना, इसका मतलब ए और बी को जोड़ दो और उसके बाद ट्रांसपोज निकालो। और इसका मतलब कि पहले ए का ट्रांसपोज निकालो, फिर बी का ट्रांसपोज निकालो, फिर दोनों को जोड़ दो, तो दोनों क्वांटिटीज इक्वल आपको मिलेंगी। ठीक है, सेकंड, ए इंटू बी का अगर हम ट्रांसपोज करें तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। ये जो है कंडीशन ध्यान रखने की है, इसको बोलते हैं हम रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ। ठीक है, कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक। अब नेक्स्ट, अगर के कोई स्केलर है आपके पास और के ए का आपने ट्रांसपोज निकालना है, तो के जो है बाहर आ जाता है ट्रांसपोज से, और यहाँ पर जो है सिर्फ ए का ट्रांसपोज हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको के ए का ट्रांसपोज निकालना हो तो आप ए का ट्रांसपोज निकाल करके उसकी मल्टीप्लाई के से करा दें। और एक कंडीशन, एक और प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, मतलब हमने, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए थी, उसका ट्रांसपोज आया ए ट्रांसपोज, फिर इस ए ट्रांसपोज का भी हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू ए के इक्वल ही हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये इन प्रॉपर्टीज को एग्जांपल से हमने समझाया है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये कोई मैट्रिक्स है ए, ये कोई मैट्रिक्स है बी, इन दोनों को पहले ऐड करा, ये मिल गया हमें। है ना, अब इस मैट्रिक्स का हमने क्या करा, ट्रांसपोज कर दिया, तो ट्रांसपोज करने पे इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे और इसको भी कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, तो हमको ये क्या मिल गया, ये हमको मिल गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज, क्योंकि प्लस वाला ऑपरेशन पहले हुआ है, ट्रांसपोज इसमें बाद में हुआ है ना। अब हम क्या करें, अगर हम पहले ही ट्रांसपोज कर दें ए का, अब आप देखो ये हमारे पास ए था, हमने यहाँ पर इसका ट्रांसपोज कर दिया, ये इस तरह से लिख दिया, इसको भी हमने इस तरह से लिख दिया। सिमिलरली हमने बी का ट्रांसपोज कर दिया ये, और अब हमने इनको ऐड किया तो क्या मिला, ये मिला। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और हम देख रहे हैं दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई कर लिया एग्जाम्पल से। सेकंड, कि ए ये है और बी ये है, तो हमने क्या करा, ए इंटू बी करा पहले, तो ये मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी, या फिर ये एक वेक्टर मिलेगा हमको, और फिर हमने इसका ट्रांसपोज करा तो 2 8 मिल गया। है ना, अब देखो अब क्या करा हमने, पहले जो है बी का ट्रांसपोज लिख दिया, तो बी ये था हमारे पास में, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इस तरह से। भाई ये कॉलम की फॉर्म में लिखा है, इसको रो की फॉर्म में लिख करके हम बी का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, तो ये बी ट्रांसपोज ही तो है। अब इसका ट्रांसपोज करा तो ये इस तरह से लिख दिया, और ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब हमने बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई कराई, तो वो भी हमको 280 मिला, यानी कि ये दोनों सेम मिला, तो ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करा दी। ठीक है, अब क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिक ऐसी मैट्रिक होती है जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, या ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कोई मैट्रिक्स ये है ए, तो क्या लिखा है, ए बी बी डी, तो अगर हम इस ए का ट्रांसपोज निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, हम इसको लिख देंगे कॉलम की फॉर्म में, और इसको भी लिख देंगे हम कॉलम की फॉर्म में। और हम देख क्या रहे हैं कि ए जो था, ए ट्रांसपोज भी वही है, देखिए ए बी बी डी, इसमें भी क्या है, ए बी बी डी, यानी कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो इस तरह की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो तो हमको ये भी पता है कि डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं ना किसी मैट्रिक्स के, ट्रांसपोज में वो नहीं बदलते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं। देखिए ए डी लिखा है ना यहाँ डायगोनल में, तो ए ट्रांसपोज में भी ए डी लिखा है। तो इससे हम क्या बोल पा रहे हैं, इससे हम ये बोल पा रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, या डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, या स्केलर मैट्रिक्स हो गई, ये सारी की सारी मैट्रिक्स जो हैं
एक तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डायगोनल के अलावा तो सारे एलिमेंट जीरो ही होने हैं, है ना, और डायगोनल जो है वो ट्रांसपोज करने से बदल नहीं रहा है। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हमको अल्टीमेटली मिल जाएगा आइडेंटिटी के केस में, डायगोनल मैट्रिक्स के केस में और स्केलर मैट्रिक्स के केस में। तो इसलिए ये जो मैट्रिसेस होते हैं ये स्केलर मैट्रिक्स ही होंगे, और सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे।